नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज है हमारा सेशन नंबर 223। आज के अपने डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस में हम आज एनालिसिस करेंगे एक एडिटोरियल का। एक ऐसा एडिटोरियल जो बहुत अच्छा लगा मुझे और जो अभी करंट जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो है हमारा न्यू आईटी रूल्स 2021। तो इससे रिलेटेड था। दो ऑथर्स ने इसे बेसिकली लिखा है, बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। इसमें बहुत ही बैलेंस एडिटोरियल है, प्लसेस भी हैं इस रूल्स के और माइनसेस भी हैं इस रूल के। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आप में से जितने को कन्फ्यूज़न है कि ये नए आईटी रूल क्या है और ये जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ट्विटर बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस तरीके से आ रहे हैं न्यूज़ में कि बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल अलग ही मैसेजेस प्लॉट किए जा रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे, हालांकि मैंने एक दो पढ़े हैं, तो मैं देख के आई क्वाइट शॉक कि क्या मतलब क्या बता रहे हैं। ये आईटी रूल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं और उन्होंने बिंदुओं में लिख दिया है। कम से कम 25 पॉइंट्स लिखे हुए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर में जो फेक न्यूज़ हैं। तो बहुत ही मतलब एक अलग ही लेवल पे है वो यूनिवर्सिटी चलती है। खैर, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वो एडिटोरियल है और जो दो इसके ऑथर हैं, फर्स्ट इज़ KTS तुलसी एंड सेकेंड इज़ तनेसा पुरी। इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही बैलेंस आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल पे हम आपके साथ बातचीत करेंगे। आपके लिए एक सवाल, आप में से कितने लोग इस पिक्चर को समझा सकते हैं? ये पिक्चर यहाँ क्यों लगाई गई है, इसका क्या मतलब है? अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट थ्रेड में लिखिए। कमेंट थ्रेड में आपका स्वागत है। अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो हमने इसे 2 स्लाइड्स में आपके लिए कवर अप कर दिया है इतने बिंदुओं में। 5 इसके प्लस पॉइंट है जो मुझे लगे आर्टिकल को पढ़ के, और 5 जो है इश्यूज हैं। तो हम देखते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहला है, गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ये इस कानून का पूरा नाम है। क्या नाम है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोबारा पढ़ देता हूँ, गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। और ये कब इन्होंने फ्रेम किया था? फरवरी 2021 में। ठीक है, फरवरी 2021 में फ्रेम किया। सर, फ्रेम किसने किया? देखिए, फ्रेम जो किया वो किया मेटी ने। अब मेटी क्या है सर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेम किसने किया? ध्यान रखिएगा, फ्रेम इसे किया मेटी ने। अब these rules require the social media platforms to adhere to a tighter set of rules within 3 months। 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, मार्च, अप्रैल, मई। मई की 25 मई जो है इसकी लास्ट तारीख थी। 3 महीने का आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। आप अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट बनाएं और हमारे पास सबमिट करें। ये सारे नए रूल और गाइडलाइन आपके लिए जारी कर दिए जाएंगे। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने ये लॉन्च कर दिया। अब ये जो नए आईटी रूल्स हैं, इनमें कुछ कानून हैं। क्यों है ये नए आईटी रूल, उसी में मैं आपको सारे कानून समझा दूंगा। तो आप बिल्कुल शांति से, बिल्कुल दिमाग को खोल कर समझने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्या है, बीच बीच में मैं इसलिए मेटी पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पर की पॉइंट है। मेटी ने इसको फ्रेम किया। अब मेटी ने जब इसको फ्रेम किया तो मेटी ने इस्तेमाल किया सेकेंड शेड्यूल ऑफ बिजनेस रूल 1961। जबकि मेटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इस सेकेंड शेड्यूल ऑफ बिजनेस रूल 1961 को यूज कर सके रिगार्डिंग टू डिजिटल मीडिया। ये इसके पास कोई पावर नहीं है। ये पावर जो है इसको यूज करने की डिजिटल मीडिया के लिए खासकर I&B को है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। हालांकि बाद में मेटी ने क्लियर किया कि हाँ भाई वही देखेंगे। तो ये जो नए कानून है क्यों लाए गए, एक एक करके जो है इसको हम समझते हैं। पहला पॉइंट है, रिमूवल ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स विद इन 24 आवर्स। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा 1990 के दौर से लेकर 2000, इनफैक्ट 2010 तक, इनफैक्ट जब हम भी छोटे थे तो हम न्यूज़ चैनल्स पे अगर कुछ देखते थे तो अगर उसमें बिल्कुल ही जो इमेजेस होती थी वो अगर बिल्कुल आपत्तिजनक है तो उसे ब्लर कर दिया जाता था। तब सोशल मीडिया नहीं था उतना। 2000 की बात करें, 2005 की बात करें, इनफैक्ट 2010 की भी कर लें तो उस वक्त भी इतना ज़्यादा इफेक्ट सोशल मीडिया का नहीं था। तो जो पिक्चर्स थी वो हमें न्यूज़ चैनल पे ही दिखती थी।
अब न्यूज़ चैनल्स में गाइडलाइंस होती हैं कि आप जो विक्टिम हैं या जो एक्यूज्ड हैं उनकी पिक्स आप नहीं दिखा सकते। तो कुछ अगर आपत्तिजनक तस्वीर है तो उस पर ब्लर हो जाता था। प्लस में अगर किसी ने बिल्कुल गाली गलौज कर दी है बोलते वक्त, रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर से, तो वहाँ पे बीप का साउंड आ जाता था, वो भी हमें सुनाई नहीं देता था। अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो रहा है कि फटाफट बिल्कुल लाइव फोटोज, लाइव वीडियोस, क्या हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है। तो ये जो इंटीमेट पिक्चर्स आते हैं 2400 घंटे के अंदर में, मतलब सरकार ने बोला, कानून बनाया कि 24 घंटे के अंदर में ये सारी पिक्चर्स जो है वो रिमूव हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक डिसहार्मनी क्रिएट होती है, लोगों के अंदर में एक नफरत एक तरीके से पैदा होती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो उन्होंने रूल बनाया कि भाई 24 घंटे के अंदर में तुम्हें अपने डिजिटल मीडिया, यानी ट्विटर को बोल दिया, फेसबुक को बोल दिया, इंस्टाग्राम को बोल दिया कि सुन लो भैया, 24 घंटे के अंदर में ये सब निकाल मारना, वरना तो हम तुम्हें निकाल मारेंगे। ठीक है, ये था पहला रूल। समझ आया? दूसरे पे चलते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। हमारे साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके काम करना होगा। अब यहाँ ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या? सारे डेटा आप हमारे साथ शेयर करेंगे अच्छे से, सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करेंगे अच्छे से, क्योंकि प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ये सारी चीज़ें हो रही ना, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए। जैसे भी हाल फिलहाल अगर बात करें, बंगाल इलेक्शंस की बात कर लेते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के उसमें आया था कि 500 फेक वायलेंट इमेजेस एंड वीडियोस हैज बीन सर्कुलेटेड ऑन द डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ की वेस्ट बंगाल की पुलिस की तरफ से ये रिपोर्ट आया था कि 500 से ज़्यादा ऐसे आपत्तिजनक चीज़ें आई हैं। तो उसको देखते हुए इन्होंने बोला कि भैया, तुम्हारे प्लेटफॉर्म के जरिए सब कुछ ये गंदगी फैल रही है, तो ट्रांसपेरेंसी तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। हमारे साथ कंप्लायंस रिपोर्ट, हालांकि 15 दिन का और उन्हें एक्सटेंशन मिला है। 15 दिन के अंदर में INB ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट्स हमारे पास दर्ज कराओ। तीसरा, सेटिंग अप ऑफ अ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ द कंटेंट। अब देखिए 24 घंटे के अंदर में आपत्तिजनक, मान लीजिए कि आपत्तिजनक जैसे कुछ भी हो सकता है। आप अब किसी, वो तो आपके समझने के ऊपर है कि आप किसे आपत्तिजनक समझेंगे या किसे नहीं समझेंगे, राइट। जैसे कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है तो इसे कई लोग आपत्तिजनक समझ सकते हैं, खुद सरकार भी इसे आपत्तिजनक समझ सकती है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई नहीं, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, और ये बात खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं। ठीक है, तो इसको कई लोग आपत्तिजनक समझ सकते हैं, नहीं भी समझ सकते। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक एम्बिग्यूटी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक, तो इसके लिए अब क्या है कि वो लोग बोलेंगे फेसबुक वाले भैया को या फिर जैक भैया को या इंस्टाग्राम वाले भैया को कि भाई एक काम करो, तुम कंटेंट अपना हटा दो 24 घंटे के अंदर में। तो क्या वो ऐसे ही हटा देंगे? नहीं हटाएंगे। उनके लिए एक डिस्प्यूट रिड्रेशन मैकेनिज्म, एक अथॉरिटीज, कंप्लायंस ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स, ये सब उनको बनानी पड़ेगी। किसको? सरकार को। एडिंग अ लेबल टू इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स टू नो वेदर कंटेंट इज एडवर्टाइज्ड, ऑन्ड एंड स्पॉन्सर्ड। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे आप में से कई लोग जो ट्विटर चलाते होंगे, तो जैसे आजकल बहुत चल रहा है वो क्रेड, क्रेड बहुत चल रहा है। काफ़ी सारे वेरियस टाइप्स ऑफ सेलिब्रिटीज़, राहुल द्रविड़, जैकी श्रॉफ, काफ़ी लोग मतलब उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो नीचे एक आता है लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, बिल्कुल टिक लग के आता है नीचे लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, दिस मीडिया इज स्पॉन्सर्ड। या फिर अगर आप ट्विटर चला रहे हैं और आपने कुछ ऐसी पिक्स पोस्ट कर दी या ऐसे कुछ फैक्ट्स पोस्ट कर दिए, तो नीचे सर्कल बन के आ जाता है मैनिपुलेटेड मीडिया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ आया था, जब वो हट गए थे और वो मान नहीं रहे थे कि वो हार चुके हैं, तो उनके हर ट्वीट के नीचे आ रहा था मैनिपुलेटेड मीडिया। ठीक है, दिस क्लेम इज फॉल्स, ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा था। तो ये सब सरकार कह रही कि आपको ऐसे लेबल लगाने की जरूरत है। इनफैक्ट अब व्हाट्सएप में भी ये हो गया है कि अगर आप मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आता है फॉरवर्डेड। लेकिन उससे भी बचने का आसान तरीका है, आप उस पर जाके कॉपी कीजिए और फिर जाके दोबारा पेस्ट कर दीजिए, वो तो होगा ही फिर भी। फॉरवर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। लेकिन ठीक है, आप लेबल लगा रहे हैं, अच्छी बात है, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है कि सरकार ने इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर्स को बोला है कि आप जो है नीचे एडवर्टाइज्ड, ऑन्ड, स्पॉन्सर्ड, इन सब के लेबल लगाइए। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉजिटिव पॉइंट, 24 घंटे के अंदर में नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट पिक्चर्स हट जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द मेलिशियस कंटेंट क्रिएट डिसहार्मोनी एंड स्प्रेड हेट्रेड अमंग द कम्युनिटीज। तो इससे क्या होता है, कम्युनिटीज के अंदर में बहुत तरीके की नफरत पैदा होती है, जो कि बिल्कुल सही है। सरकार अपने इस 5 बिंदुओं पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखिए बहुत आसान हो गया है
किसी महिला ने कुछ पोस्ट किया, भर भर के गालियाँ, भर भर के नीचे गालियाँ लिखी आती है, फेक उनके जो ना इमेज को फोटोशॉप करके क्रॉप करके बिल्कुल गलत तरीके से सर्कुलेट किया जाता है। तो ये जो गंदगी भर गई है उसको लेकर सरकार ये नए रूल लेके आई है, और वो रूल मैंने आपको इसी क्यों ये नए रूल लेके आई है उसमें मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इश्यूज क्या है, देखिए सीधी सी बात है, इफ देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देन देयर आर इक्वली ग्लेरिंग एम्बिग्यूटीज एंड द स्टाइफलिंग ससेप्टिबिलिटीज विद द न्यू रूल्स ऑल्सो। तो इसमें जो इश्यूज हैं वो ये हैं, पहला, by using these rules government is trying to bring digital news media under its regulatory ambit without any legislation action by using IT Act 2000। कानून जो ये लेके आ गई सरकार, IT Act 2000 को लेके आ गई। अब क्या है कि डिजिटल मीडिया का जो कानून है IT Act 2000 के तहत आप एक्सपेंड कर दे रहे हो, वो भी विदाउट लेजिस्लेशन, ना इस पे पार्लियामेंट में डिबेट हुआ ना कानून बना, ऐसे कैसे काम चलेगा, समझ रहे हैं? तो ये जो गवर्नमेंट का लाने का तरीका है, बहुत ही हाई हैंड रूल्स जो लेके आ जाती है गवर्नमेंट अपने तरीके से, वो सब नहीं होना चाहिए। तो ये पहला इशू तो ये है कि गवर्नमेंट जो इसको लेके आ रही है, अगर आप इतने ही स्ट्रांग है अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर, तो आप इसे डिबेट में लेके आइए ना, पार्लियामेंट में डिबेट कीजिए, इस पर प्रॉपर कानून बनाइए। ये थोड़ी ना कि IT Act 2000 के तहत आप इसे एक्सपेंड कर दें। दूसरा, नाउ एन इंटरमीडियरी supposed to take down the content within 24 hours upon receiving the orders from the government। अब ये देखिए यहाँ पे बेसिक जो नेचर है डेमोक्रेसी का वही इरोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेसी का ये बेसिक नेचर तो है नहीं। अब तो क्या है कि सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपने अपने कमांड में ले लिया, तो उससे होगा क्या, उससे तो फिर आप ऑटोक्रेटिक साबित करोगे, डिक्टेटरशिप साबित करोगे। तो ये यहाँ पे दूसरा इशू उठता है। तीसरा, द रूल्स प्लेस फेटर्स, फेटर्स मतलब बेड़ियाँ, जंजीर। The rule plays fetters upon the free speech by fixing the government as the ultimate adjudicator of the objectionable speech online। Ultimate adjudicator का मतलब होता है एम्पायर, कि आप ही हो जो हो सर्वे सर्वा, आपके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये जो नए रूल हैं जो फ्री स्पीच है, अब देखिए फ्री स्पीच क्या होता है, बहुत सारे देश में एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो गवर्नमेंट को ट्रैक करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, तो वो उनको ट्रैक करके उनकी पूरी एनालिसिस करके रिपोर्ट छापते हैं, अखबारों में लिखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं। अब क्या है कि अखबारों में तो आएगा 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, या समय लगेगा, या फिर उनको क्या पता, बहुत सारे अच्छे जो एनालिस्ट हैं, जो न्यू अपकमिंग एनालिस्ट हैं, उनको शायद अखबार वाले जगह भी ना दें। तो सोशल मीडिया बहुत आसान हो जाता था उनकी पॉपुलैरिटी के लिए भी, कि सोशल मीडिया में आपने लिखा और वो पॉपुलर हुआ कि अरे बंदा तो बिल्कुल कमाल एनालिसिस करता है, टैलेंट है गजब का इसमें। अब इस तरीके की जो बातें हैं उनके लिखे हुए पे सरकार आपत्तिजनक का हवाला देकर काम कर सकती है आसानी से। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मणिपुर के जर्नलिस्ट थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन पर NSA लगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फ्री स्पीच को इरोड करते हैं। आर्टिकल 19 ध्यान रखिए। चौथा, द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ मैसेजेस विल ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का हनन हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे देखिए अभी व्हाट्सएप आप लोग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, उसमें व्हाट्सएप पे लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, बिल्कुल छोटा छोटा लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसका मतलब होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब है कि अगर मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लेवल पे, नॉट इन ग्रुप, तो क्या है कि जो मैसेज मैं उसे भेज रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ रहा है, जो मैसेज वो मुझे भेज रहा है सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, और इसको कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। अब ट्रेसेबिलिटी का एक इशू आ रहा है। मान लीजिए कि मैंने अपने दोस्त को, मेरे पास कहीं से कोई मैसेज आया सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर, या फिर कुछ और बातों पे, कोविड से लड़ने के तरीकों को लेकर, बहुत सारे घरेलू नुस्खे, किसी तरीके का कोई मैसेज आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो वैसे भी फेमस है, तो उस मैसेज को मैंने अपने दोस्त को फॉरवर्ड किया। ठीक, अब वो फॉरवर्ड होता है तो उस पर अब तो क्या है कि लिखा होता है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, मैंने उसको फॉरवर्ड किया, उसने भी किसी को फॉरवर्ड किया होगा, ऐसे फॉरवर्ड होते होते बहुत जगह चला गया। अब सरकार ये कह रही है व्हाट्सएप को कि भैया ये जो पहले जहाँ फॉरवर्ड हुआ था ना वो निकाल के लाओ, ये फॉरवर्ड कहाँ हुआ है सबसे पहले, ठीक है, ये सबसे पहले फॉरवर्ड कहाँ हुआ है ये हमें बताओ। ठीक, तो ये ट्रेस करो। अब इसमें अगर आप ट्रेस करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है जिसने जहाँ से चला था वो पकड़ा जाएगा। मान लेते हैं पकड़ा गया, तो उसको देखे क्या कोई दूसरी हिम्मत करेगा कुछ बोलने की? तो ये तो हुआ फेक न्यूज़ को लेके, तो सरकार कह रही है अच्छी बात तो है, फेक न्यूज़ नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो रियल न्यूज़ है वो भी तो नहीं आएंगे, न्यूज़ जैसा आप दिखाना चाहो वही दिखाओगे। चौथी बात। पांचवी, जो इश्यूज़ है, हम इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो इस एडिटोरियल में आया है,
जो कि बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा। इंडिया स्टिल डोंट हैव एनी डेटा प्राइवेसी लॉ, भारत में अभी भी डेटा प्राइवेसी लॉ है नहीं, कोई भी कानून ऐसा नहीं है। हालांकि एक कानून जो है वो पेंडिंग है जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो कोई ऐसा डेटा प्राइवेसी लॉ है नहीं, तो ये जो नए आईटी रूल हैं ये प्रोडक्टिव हो ही होंगे ही नहीं। इसमें तो फिर मतलब कोई बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसको इस्तेमाल करके या तो सरकार नहीं तो कोई तीसरी थर्ड पार्टी इसका इस्तेमाल कर सकती है, और इसमें होगा क्या, आम आदमी ही इसमें पिसेगा, सिटीजन ही इसमें पिसेंगे। ठीक, these new rules indeed have many problems, but the major issue was that these were introduced without much public consultation. लोगों से ज़्यादा सलाह मशवरा, यहाँ लोगों से मतलब होता है पब्लिक एक्सपर्ट्स, पब्लिक एनालिस्ट, इन सब से बातचीत की जाती है जो मतलब इस क्षेत्र के जानकार हैं। सेकेंड, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू लेजिस्लेशन, कानूनी रूप से आप इसे लेके आते, पार्लियामेंट में डिबेट करते, ना कि आप एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग पावर्स का इस्तेमाल करके इसे लेके आते हैं। नाउ देर इज नीड टू एक्सपीडाइट द पासिंग ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिस बिल की मैं आपसे बात कर रहा था, पीडीपी, तो इसको अब पास करने की ज़रूरत है, इसको आगे सर्कुलेट करने की ज़रूरत है। और एक ऐसा केस था LIC वर्सेस प्रोफेसर मनु भाई डीशा 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अपने एक व्यू को सर्कुलेट करने की जो आज़ादी है ये किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की लाइफ लाइन होती है। सो फ्रीडम टू सर्कुलेट वंस व्यूज इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। These are the words by the Supreme Court of India in the case of LIC versus Professor Manu Bhai Disa in 1992. तो ये कुछ बातें थी। कैसा लगा आपको सेशन आईटी रूल? आई थिंक आपके काफ़ी क्लियर हो गया होगा माइंड में कि इसमें क्या प्रोज हैं एंड क्या कॉन्स है। सेशन अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। कुछ और न्यूज़ क्लिप्स आपके लिए कि मिस्टर BVR सुब्रमण्यम ये नेक्स्ट कॉमर्स सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किए जाएंगे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन June 1, तो ब्रिक्स की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है। जयशंकर वैंगी विल पार्टिसिपेट, पेटेंट वेवर फॉर वैक्सीन में भी डिस्कस, तो इस पर बातचीत चलेगी पेटेंट्स को लेके। और ये हमारा कोविड अपडेट, 1.81 लाख केसेस, 3500 डेथ्स रिपोर्टेड। बड़ा ही मतलब अजीब सी बात हो गई है, नो साइंस ऑफ ईजी, कि केसेस तो ड्रॉप हो रहे हैं 3 लाख से, अब हम 1.81 लाख पर आ चुके हैं, लेकिन जो डेथ रिपोर्ट है वो अभी फिलहाल उतने पे ही बरकरार है, 4000 से 3500 के बीच में ही चला आ रहा है। तो इसी ही बैंडविड्थ में ये घूम रहा है, तो बहुत ही अजीब सी बात है। आपको क्या लगता है कि ऐसे फिगर्स क्या हैं, क्या इन पे हमें रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। इकोनॉमी क्रैकर का कॉम्बो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई से, खुद को एनरोल कीजिएगा। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन हैं और बुक स्टोर पे करंट अफेयर्स की बुक भी लॉन्च हो चुकी है। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।